नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर, अब से थोड़ी देर पहले शराब घोटाले के केस में कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6 दिन के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के रिमांड में भेज दिया है। केजरीवाल अब 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। अरविंद केजरीवाल की तरफ से आज कोर्ट में वकीलों ने दलीलें रखी, केजरीवाल की गिरफ्तारी का आधार पूछा, केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनावी सियासत का नतीजा बताया। लेकिन आज पहली बार ईडी ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया। ईडी ने आज पहली बार कहा कि शराब घोटाले के मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल ने ही शराब व्यापारियों को फायदा पहुंचाने वाली लिकर पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी से करीब 600 करोड़ का मुनाफा कमाया गया। इनमें से 100 करोड़ रुपए किकबैक के तौर पर आम आदमी पार्टी को मिले। इसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शन में खर्च हुए। इन सब बातों के सबूत ईडी के पास हैं, यह दावा आज ईडी ने किया। ईडी ने शराब घोटाले की सारी कड़ियां जोड़कर अदालत के सामने रखी। चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता के बयान का हवाला दिया गया। इस केस में के कविता को पहले ही अरेस्ट किया जा चुका है और आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कविता की जमानत की अर्जी यह कहकर खारिज कर दी कि उन्हें ट्रायल कोर्ट में अपील करनी चाहिए। कोर्ट में ईडी ने कहा कि शराब घोटाले की साजिश बहुत सावधानी और चालाकी से रची गई। जिन मोबाइल फोन्स का बातचीत या मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, उन टेलीफोन्स को नष्ट कर दिया गया। लेकिन कुछ आरोपियों के फोन से मैसेज मिले जिनसे पता चलता है कि शराब घोटाले के 45 करोड़ रुपए गोवा इलेक्शन में हवाला के जरिए भेजे गए। जिन उम्मीदवारों को पैसा पहुंचाया गया वो बयान देने को तैयार हैं। ईडी ने कोर्ट को बताया इस मामले में केजरीवाल के अलावा के कविता, विजय नायर, समीर महिंद्रू, दिनेश अरोड़ा का क्या क्या रोल था। अभिषेक मनु सिंघवी ने इस केस को चुनावी राजनीति से जोड़कर केजरीवाल के रिमांड का विरोध किया। केजरीवाल का पक्ष अदालत के सामने डिटेल में रखा, लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद, दस्तावेज देखने के बाद अरविंद केजरीवाल को 6 दिन के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया। दूसरी तरफ केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किए। भगवंत मान और उनकी सरकार के कई मंत्री दिल्ली पहुंचे। केजरीवाल की सरकार के तमाम मंत्री और उनकी पार्टी के नेता भी सड़कों पर उतर आए। अब सवाल यह है, अगर ईडी के पास इतने सारे सबूत थे तो केजरीवाल की गिरफ्तारी पहले क्यों नहीं हुई? इतना इंतजार क्यों किया गया? अब केजरीवाल क्या करेंगे? क्या वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे या जेल से सरकार चलाने के अपने ऐलान पर कायम रहेंगे? अगर केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो दिल्ली का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा? अब आम आदमी पार्टी का नेतृत्व कौन संभालेगा? और केजरीवाल की गिरफ्तारी से चुनाव की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? इन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता देता हूं कि कोर्ट से कस्टडी मिलने के बाद ईडी की टीम केजरीवाल को अब ईडी के दफ्तर ले गई है और इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से पहला रिएक्शन भी आ गया है। तो सबसे पहले देखते हैं केजरीवाल के मामले में कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी सिंह ने क्या कहा। अपनी असहमति दर्ज करते हैं। हम विनम्रता पूर्वक कहना चाहेंगे कि कोर्ट के इस फैसले से हम असहमत हैं। लेकिन आज के दिन में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक ऐसा कानून है जिसमें कोर्ट के पास ईडी के आरोपों के आधार पर रिमांड देने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। और यही कारण है कि आज एक के बाद एक विपक्ष के सारे नेताओं पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए में ईडी के द्वारा केस करवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस देश में पीएमएलए एक ऐसा कानून है जिसके तहत बेल मिलना लगभग असंभव है। हमने देखा है कि किस तरह एक के बाद एक विपक्ष के सारे नेताओं पर ईडी के माध्यम से पीएमएलए पर केस करवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज
भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से चुनाव को जीतना चाहती है। आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के पीछे छिपकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। आतिशी ने इसे पॉलिटिकल इशू बनाया। केजरीवाल के केस में जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, केजरीवाल को रिमांड पर भेजा गया, तो केंद्र सरकार की तरफ से मंत्री स्मृति ईरानी ने मीडिया से बात की। स्मृति ईरानी ने कहा, आज अदालत में जो सबूत पेश हुए हैं उनसे क्लियर है कि शराब घोटाले से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को मोटी रकम मिली। इस पैसे का इस्तेमाल चुनाव में किया गया। स्मृति ईरानी ने कहा कि ईडी के सबूतों का केजरीवाल के वकीलों के पास कोई जवाब नहीं था। आज कोर्ट में जब ये तथ्य प्रस्तुत किया गया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा चिन्हित विजय नायर के सौजन्य से कुछ विशिष्ट शराब कंपनियों ने बैठकर शराब की पॉलिसी बनाई, तो अरविंद केजरीवाल जी के किसी भी वकील ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया। आज कोर्ट में कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस का विशेष उल्लेख हुआ। एक बैंक ट्रांजैक्शन ऐसा जिसके अंतर्गत समीर महेंद्रू 1 करोड़ की राशि मेसर्स राधा इंडस्ट्रीज में ट्रांसफर करते हैं, इसका भी अरविंद केजरीवाल ने खंडन नहीं किया, ना ही अपने आप को इससे दरकिनार किया। आज कोर्ट में सीबीआई और इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत, पीएमएलए के अंतर्गत जितने केसेस दाखिल हुए थे और जो विविध कोर्ट्स के सम्मुख पेश हुए, उसके खिलाफ भी अरविंद केजरीवाल के लॉयर्स ने कोई स्पेसिफिक मंतव्य नहीं दिया। मैंने दोनों पक्ष आपको सुनवाए। अब मैं आपको बताता हूं कि आज कोर्ट में हुआ क्या। कोर्ट ने किस बेस पर केजरीवाल की कस्टडी ईडी को दी। आज ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जज कावेरी बवेजा की अदालत में केजरीवाल से 10 दिन का रिमांड मांगा। केजरीवाल के वकीलों ने तीखा विरोध किया, लेकिन ईडी ने कोर्ट में खुलासा किया कि कल केजरीवाल के घर से 150 पेज के दस्तावेज मिले हैं, जिनमें ईडी के एक स्पेशल डायरेक्टर और एक जॉइंट डायरेक्टर के बारे में कई तरह की जानकारियां लिखी गई हैं। ये जासूसी का मामला है। अफसरों के बारे में जानकारी क्यों इकट्ठी की जा रही थी, इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। कोर्ट में पहली बार ईडी ने साफ साफ कहा, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के किंग पिन हैं। इस बात के सबूत हैं कि केजरीवाल ने ही शराब घोटाले की साजिश रची। फिर ईडी ने कहा कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे, जबकि कई आरोपियों और सरकारी गवाहों ने अपने बयानों में केजरीवाल का नाम लिया है। ईडी ने दावा किया कि आरोपियों ने बताया कि केजरीवाल के कहने पर ही उनके करीबी विजय नायर को 100 करोड़ की रकम दी गई। इसमें से करीब 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा के इलेक्शन में किया। हवाला के जरिए यह रकम गोवा में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों तक पहुंचाई गई। ईडी ने कहा, शराब घोटाले का 100 करोड़ रुपए केजरीवाल की पार्टी को साउथ लॉबी से मिला। यह साबित करने के लिए उसके पास सबूत हैं, लेकिन अब पूरे मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना जरूरी है। उनको दूसरे आरोपियों से कन्फ्रंट कराना है, इसीलिए केजरीवाल को ईडी की कस्टडी में भेजा जाए। ईडी ने अपने रिमांड पेपर में बड़े डिटेल में बताया कि इस घोटाले में केजरीवाल की भूमिका किस तरह की थी।
ईडी ने उन गवाहों के नाम भी बताए जिन्होंने अपने बयान में केजरीवाल के रोल की जानकारी दी, और इसके जवाब में केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी आरोपियों के बयान पर पूरा केस बना रही है। ईडी पहले किसी को गिरफ्तार करती है, फिर जो लोग सरकारी गवाह बन जाते हैं अगले दिन उनकी पीठ में दर्द हो जाता है। ईडी उनकी जमानत की अर्जी का विरोध नहीं करती। मन माफिक बयान दिलाने के एवज में गवाहों को जमानत दिलवा देना ईडी का एक नया धंधा बन गया है। केजरीवाल का पक्ष रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, जब इतने पुख्ता सबूत थे तो ईडी ने केजरीवाल को पहले अरेस्ट क्यों नहीं किया? किस बात का इंतजार किया जा रहा था? इस पर ईडी की तरफ से जवाब दिया गया कि आरोपी यह तय नहीं कर सकता कि उसकी गिरफ्तारी होगी या नहीं, और शराब घोटाले में तो बार बार केजरीवाल का नाम आया है। के कविता के साउथ ग्रुप से उनकी पार्टी को 100 करोड़ की रिश्वत मिली है। केजरीवाल के बिहाफ पर विजय नायर ने सारी डीलिंग्स की। इसके बाद ईडी ने शराब घोटाले की पूरी सीक्वेंस और उसमें केजरीवाल के रोल को सिलसिलेवार तरीके से कोर्ट के सामने रखा। ईडी के वकील ने कोर्ट में कहा, पहले दिल्ली की नई लिकर पॉलिसी तय करने के लिए केजरीवाल सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई, लेकिन इस कमेटी ने कुछ नहीं किया। मनीष सिसोदिया ने शराब नीति का ड्राफ्ट विजय नायर को अपने घर बुलाकर दिया। विजय नायर ने इस घोटाले में अहम भूमिका निभाई। विजय नायर केजरीवाल का खास आदमी है। वो केजरीवाल और के कविता के बीच मिडिलमैन का काम कर रहा था। ईडी ने कोर्ट को बताया कि विजय नायर ने शराब नीति का ड्राफ्ट मिलने के बाद इसे शराब कारोबारियों को दिखाया। ईडी ने बताया कि विजय नायर ने शराब कारोबारी समीर महेंद्रू और अरविंद केजरीवाल की मीटिंग तय कराई थी, लेकिन जब मीटिंग नहीं हुई तो उसने वीडियो कॉल पर केजरीवाल की बात समीर महेंद्रू से कराई, जिसमें केजरीवाल ने महेंद्रू से कहा, विजय नायर अपना लड़का है, आप उसके साथ काम करते रहिए। ईडी के वकील ने कहा कि विजय नायर ने केजरीवाल के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर शराब के कई कारोबारियों से बात की। इनमें ब्रिडको के अमन ढल, इंडो स्पिरिट के समीर महेंद्रू, परनॉड रिकॉर्ड के विनय बाबू, डीओगे के जगबीर सिद्धू और कई दूसरे कारोबारी शामिल थे। ईडी के वकील एसवी राजू ने अदालत के सामने साउथ ग्रुप के बड़े कारोबारी एम श्रीनिवासुलु रेड्डी के बयान का जिक्र किया। एम श्रीनिवासुलु रेड्डी का बयान पिछले साल दर्ज किया गया था, जिसमें श्रीनिवासुलु रेड्डी ने कहा था कि मार्च 2021 में उन्होंने अखबार में विज्ञापन देखे थे कि दिल्ली सरकार शराब कारोबार को प्राइवेटाइज करने जा रही है। इसलिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मिलने का समय मांगा। उनके ऑफिस ने 16 मार्च 2021 को शाम 4:30 बजे मिलने का समय दिया। मुलाकात के दौरान केजरीवाल ने बताया कि कविता ने उनसे पहले ही शराब कारोबार के सिलसिले में बात की है, वो के कविता से बात करें। श्रीनिवासुलु रेड्डी ने बताया कि के कविता से उन्होंने बात की। कविता ने कहा कि शराब नीति से होने वाले फायदे में से वो 100 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल को देना तय हुआ है। एम श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मनगुंटा ने अपने बयान में बताया कि शराब के लाइसेंस के लिए उन्होंने के कविता के कहने पर उनके सीए बुच्ची बाबू और अभिषेक बोइनपल्ली को 25 करोड़ रुपए कैश में दिए। ईडी ने अपनी रिमांड कॉपी में यह भी बताया कि सरकारी गवाह बन चुके एक और आरोपी दिनेश अरोड़ा ने भी अपने बयान में बताया कि उसने विजय नायर के जरिए आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए दिए। दिनेश अरोड़ा शराब घोटाले का आरोपी है, जो अब सरकारी गवाह बन चुका है। ईडी ने दावा किया कि शराब घोटाले से मिले 45 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में इस्तेमाल किए। यह रकम हवाला के जरिए गोवा में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को भेजी गई और इसमें भी केजरीवाल के करीबी विजय नायर की भूमिका थी। ईडी ने कहा विजय नायर अरविंद केजरीवाल का राइट हैंड है और उसके इन्वॉल्वमेंट का सीधा मतलब है कि केजरीवाल घोटाले के मुख्य आरोपी हैं, क्योंकि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के चीफ हैं और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। उनके इशारे पर ही 600 करोड़ का शराब घोटाला किया गया और इस रकम को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। ईडी के वकील ने कहा अब तक जो बातें सामने आई हैं उनसे लगता है कि केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को राजनीतिक दल के रूप में नहीं बल्कि एक कंपनी के रूप में चलाया। के कविता ने भी इस मामले में बहुत सारी जानकारी दी, इसलिए अब कविता और केजरीवाल को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी जरूरी है।
दूसरे गवाहों और आरोपियों से भी केजरीवाल को कन्फ्रंट कराना है। इसके लिए केजरीवाल के लिए कम से कम 10 दिन का रिमांड रिकमेंड किया गया। ईडी के दलीलों के बाद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने बचाव में जहर की। सिंघवी ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनकी गिरफ्तारी की वजह कोई नहीं है। सिंघवी ने कहा, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी देश के संविधान और लोकतंत्र के खतरा है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उन्हें सिर्फ ऐसे गवाहों के बयान के आधार पर मुख्य आरोपी बताया जा रहा है जो अब ईडी के गवाह बन चुके हैं। सिंघवी ने कहा, आरोपियों को सरकारी गवाह बनाना और फिर उन्हें जमानत दिलाना ईडी का धंधा बन चुका है। सिंघवी ने यह भी कहा कि देश में लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी से साफ है कि यह कानूनी नहीं सियासी कार्रवाई है और इसका मकसद विपक्षी दलों को चुनाव लड़ने से रोकना है। सिंघवी ने कहा, शराब घोटाले के आधे से ज्यादा व्यापारियों ने केजरीवाल का नाम तक नहीं लिया, फिर भी ईडी उन्हें चीफ कॉन्स्पिरेटर बता रही है। केजरीवाल का पक्ष रखते हुए उनके वकील ने कहा, कल हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि केजरीवाल को निजी हैसियत से पूछताछ के लिए समन किया जा रहा है, लेकिन आज ईडी आम आदमी पार्टी को एक कंपनी बता रही है और यह कहकर केजरीवाल की गिरफ्तारी को जायज ठहराने की कोशिश कर रही है कि वो पार्टी और सरकार के चीफ हैं। अगर कुछ गलती भी हुई है तो आपने कहीं ये नहीं दिखाया कि अभी इसी वक्त एजेंसीज की रेड आवश्यक है, अभी इसी वक्त इनकी गिरफ्तारी आवश्यक है। अरे भाई, अगर कोई नोटिस या कोई कार्रवाई 2023 से चल रही है तो आप 2 महीने और नहीं रुक सकते? आपको जो कार्रवाई करनी है आप करिए, लेकिन ये क्या कि आप चुनाव के पहले वोट पड़ने से पहले ही चुनाव जीत जाना चाहते हैं। आप पहला वोट पड़ा नहीं, उसके पहले जीत जाना चाहते हैं आप, कानूनी तरीके से नहीं, गणतांत्रिक तरीके से नहीं। तो ये मामले जिसको कहते हैं आवश्यकता या जरूरत अरेस्ट की, वो किसने दिखाया है? मेरे पास अधिकार क्षेत्र है तो मैं अरेस्ट कर लूं। ईडी हेडक्वार्टर से हमारे संवाददाता अतुल भाटिया लगातार अपडेट दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इस समय ईडी हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। हमारे संवाददाता अतुल भाटिया भी वहां मौजूद हैं। अतुल, कल के कविता की कस्टडी खत्म हो रही है, केजरीवाल की कस्टडी ईडी को मिल चुकी है, तो क्या इस बात की संभावना है कि ईडी की कस्टडी खत्म होने से पहले के कविता और केजरीवाल का आमना सामना करवाया जाएगा? बिल्कुल रजत जी, देखिए के कविता और अरविंद केजरीवाल दोनों अब ईडी की कस्टडी में है। 7 दिन का रिमांड के कविता का ईडी को मिला था, 23 मार्च तक यह रिमांड था और कल राउस एवेन्यू कोर्ट में के कविता को पेश किया जाना है। उससे पहले अरविंद केजरीवाल और के कविता को आमने सामने कराया जाएगा, क्योंकि जब कल कोर्ट में ईडी पहुंचेगी के कविता को लेकर तो आगे रिमांड बढ़ाने की पुरजोर कोशिश करेगी। अभी 7 दिन का रिमांड के कविता का मिला है और अब जब कल ईडी कस्टडी खत्म हो रही है, क्योंकि 14 दिन का मैक्सिमम रिमांड पीएमएलए के मामले में मिल सकता है, तो ईडी की यह पूरी कोशिश रहेगी कि के कविता का जो रिमांड है वो आगे बढ़ाया जाए। तो कल सुबह यह माना जा रहा है कि के कविता और अरविंद केजरीवाल का आमना सामना करवाया जाएगा। के कविता बीआरएस नेता है जो कि पूरी साउथ लॉबी को हेड कर रही थी, और जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक है, उनको आज ईडी ने राउस एवेन्यू कोर्ट में पूरा जो शराब घोटाला है उसका मेन कॉन्स्पिरेटर मास्टरमाइंड बताया है। तो दोनों से जब आमना सामना कराकर पूछताछ की जाएगी तो उसके बाद ईडी कोर्ट के अंदर यह दलील रख सकती है कि अभी जो हमें ये तमाम सबूत मिले, हमने इन दोनों का आमना सामना कराया है, हमें आगे भी और डिटेल्स लेनी है, इसलिए के कविता का रिमांड जो है वो बढ़ाया जाए। तो अभी जो रिमांड वो 7 दिन का है, 6 दिन तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड पर रहेंगे। तो माना जा रहा है कि सुबह अरविंद केजरीवाल और के कविता का आमना सामना जो है वो ईडी करवाएगी और उसके बाद पूरी स्टेटमेंट जो है वो ऑन कैमरा रिकॉर्ड की जाएगी। जी रजत जी। अतुल भाटिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। आप बने रहिए, लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल के वकील के तौर पर आज कोर्ट में जो दलीलें रखी थी वो कारगर साबित नहीं हुई। ईडी ने दस्तावेज और जो सबूत अदालत को दिखाए वो सिंघवी की दलीलों पर भारी पड़े। ईडी ने कोर्ट में जो खुलासे किए वो हैरान करने वाले हैं। केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने अपने पास कोई मंत्रालय नहीं रखा, किसी फाइल पर उनके साइन नहीं होते।
इसलिए ईडी के लिए इस मामले में सबूत इकट्ठे करना, कड़ियों को जोड़ना मुश्किल काम था। अब ईडी को केजरीवाल की कस्टडी मिल गई है, लेकिन अब ईडी के सामने अदालत में अपने आरोपों को साबित करना एक बड़ा चैलेंज होगा। और जब तक ये साबित नहीं हो जाता, तब तक केजरीवाल की पार्टी के नेता शराब घोटाले को बीजेपी की सियासी साजिश बताएंगे। इसे लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बताएंगे। आज भी सौरभ भारद्वाज ने, आतिश राय ने, गोपाल राय ने यही किया। केजरीवाल की गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी ने बड़ा पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को उनकी वाइफ सुनीता केजरीवाल ने बीजेपी के सत्ता के अहंकार का नतीजा बताया। सुनीता केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा, 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया। सबको क्रश करने में लगे हैं कि दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। मुख्यमंत्री हमेशा दिल्ली के लोगों के साथ खड़े रहे हैं, अंदर रहें या बाहर, उनका जीवन देश को समर्पित है। जनता जनार्दन है, सब जानती है। जो वाक्य सुनीता केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा, वही वाक्य कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचने पर अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। मेरा जीवन देश। इससे पहले आज दिन भर दिल्ली और पंजाब के ज्यादातर शहरों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। दिल्ली में तो पुलिस ने जबरदस्त बंदोबस्त किए थे। जहां जहां केजरीवाल की पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इकट्ठा हुए, उन्हें तुरंत हिरासत में लिया गया। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जमकर प्रदर्शन करने का पूरा मौका मिला। हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी कैबिनेट के कई मंत्री दिल्ली में थे। भगवंत मान ने केजरीवाल के घर जाकर उनकी वाइफ सुनीता से और उनके बच्चों से मुलाकात की और इसके बाद भगवंत मान ने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए। भगवंत मान ने कहा कि दिल्ली पुलिस केजरीवाल के परिवार को परेशान कर रही है, उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, किसी को बाहर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है, परिवार के लोग आ रहे हैं तो उन्हें रोका जा रहा है। भगवंत मान ने कहा कि केजरीवाल को जानबूझकर चुनाव से पहले गिरफ्तार किया गया क्योंकि बीजेपी के लिए केजरीवाल सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि केजरीवाल की गैर मौजूदगी में, केजरीवाल की एब्सेंस में वो पार्टी को लीड करेंगे, ईडी अलायंस की बैठकों में जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि पार्टी जो कहेगी वही करेंगे। अभी मैं परिवार से मिलकर आया हूं, बेटा और बेटी हैं, आगे के एग्जाम देने हैं, उन्होंने किसी मिलने जाना है, कोई किताबें सिलेबस की, उनको बाहर नहीं निकलने दे रहे। रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं, ये पुलिस से परमिशन लेनी पड़ रही है कि सर प्लीज इनको भेज दो अंदर। नहीं जी, 2 बंदों को ही भेजेंगे, ये 4 हैं। हद है। बच्चों का क्या कसूर है जी? उनकी पत्नी का क्या कसूर है जी? असल में बीजेपी को खत्म करने में मुख्य आरोपी वही है। बीजेपी को डरी हुई है कि यार केजरीवाल अगर आ गया ना, ये हमें इससे डर है। उनको कांग्रेस से क्या डर? उनको बाकी पार्टियों की पता नहीं कितने इतनी बड़ी बड़ी फाइलें बना के रखी हुई हैं, झूठी सच्ची बना के रखी हुई हैं। एक ही पार्टी है जिससे बीजेपी को डर लगता है, आम आदमी पार्टी। आपके ऊपर में हम ज्यादा जिम्मेदारी आ गई, क्या लगता है कि आप उस भूमिका में होंगे, केजरीवाल जी वाली भूमिका में? नहीं, देखिए पता क्या है, मैं पहले भी जाता रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। अरविंद जी मेरे पे बहुत, मेरे बड़े भाई हैं, वो बहुत यकीन करते हैं और जाएंगे जहां भी मुझे, हमें मौका मिलेगा। आने वाले दिनों में गुजरात भी जाऊंगा, कुरुक्षेत्र भी जाऊंगा। आने वाले दिनों में जहां जहां मुझे पार्टी ने कहा मैं जाऊंगा, मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूं। जिस वक्त भगवंत मान दिल्ली में केजरीवाल के सपोर्ट में बयान दे रहे थे, उस वक्त चंडीगढ़, मोहाली, पटियाला, लुधियाना और संगरूर जैसे पंजाब के कई शहरों में केजरीवाल के सपोर्ट में प्रदर्शन चल रहे थे। मोहाली में आम आदमी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, लेकिन जैसे ये लोग चंडीगढ़ की तरफ बढ़े, पुलिस ने उन्हें रोक दिया। नारेबाजी हुई, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश की, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और फिर समझा बुझाकर प्रदर्शनकारियों को वापस भेज दिया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज दिल्ली में भी सुबह से ही आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स जगह जगह प्रदर्शन करते दिखाई दिए। केजरीवाल के समर्थक सबसे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर पहुंचे, वहां पर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की गई।
इसके बाद आम आदमी पार्टी के लोग बीजेपी मुख्यालय की तरफ बढ़े, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पहले से ही कई जगह बैरिकेड लगाए हुए थे, इसलिए प्रदर्शनकारी आगे नहीं बढ़ पाए। दिल्ली मेट्रो के आईटीओ स्टेशन को सुबह 8 बजे से ही बंद कर दिया गया था। आईटीओ पर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई थी। जैसे ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आईटीओ पहुंचे, पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया और ये लोग वहीं सड़क पर बैठ गए, नारेबाजी करने लगे। आप जरा सामने से हटिए, आप सामने से हटिए। केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता धरने पर बैठ गए। पुलिस ने उन्हें उठाने की कोशिश की। जब वो नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। सौरभ भारद्वाज ने कहा पुलिस ने उनके साथ जोर जबरदस्ती की, गुंडागर्दी की, उन्हें आगे नहीं जाने दिया, हिरासत में ले लिया। ये तानाशाही है। अरविंद केजरीवाल के सपोर्टर्स आम आदमी पार्टी के ऑफिस से लेकर दिल्ली के रॉज एवेन्यू कोर्ट तक मौजूद थे और केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इन लोगों को भी पुलिस ने डिटेन किया। आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी सिंह ने कहा, एक तो उनके नेता को गिरफ्तार किया गया और उन्हें प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जा रहा। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? लोगों के अधिकार पर हमला नहीं तो और क्या है? आतिशी ने कहा कि बीजेपी केजरीवाल से डरी हुई है, इसलिए चुनाव शुरू होने से पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ कई राज्यों में आम आदमी पार्टी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। गुजरात, राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर जैसे कई राज्यों से एक जैसी तस्वीरें आई। आम आदमी पार्टी के लोगों ने प्रोटेस्ट मार्च किया, मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए, सड़क पर हंगामा किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी आम आदमी पार्टी के लोगों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के घर का घेराव करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने बनाई, अब तक केजरीवाल ने ही चलाई और 3-3 बार केजरीवाल ने दिल्ली के चुनाव में पार्टी को जीत दिलाई। इसलिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ये सोच भी नहीं सकते कि केजरीवाल की एब्सेंस में पार्टी कैसे चलेगी, दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी। हालांकि पब्लिकली अब तक तो आम आदमी पार्टी का स्टैंड यही रहा है कि अगर केजरीवाल को जेल जाना पड़ा तो भी वो मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे और ना ही पार्टी के संयोजक पद से इस्तीफा देंगे। आम आदमी पार्टी कहती है कि केजरीवाल जेल से ही पार्टी और सरकार दोनों चलाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। आज ही हाई कोर्ट में एक PIL फाइल कर दी गई, जिसमें गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को तुरंत पद से हटाने की अपील की गई। पहले भी केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को उनके जेल जाने के बाद बहुत दिनों तक उनसे इस्तीफा नहीं लिया था, लेकिन जब मंत्रालयों के काम रुकने लगे तो इस्तीफा लेना पड़ा। सौरभ भारद्वाज और आतिशी को उनकी जगह मंत्री बनाया गया। और वैसे भी दिल्ली की सरकार चलाना टेढ़ी खीर है। यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मौजूद हैं। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर LG के पास बहुत सारी पावर्स हैं। तो जो सरकार जेल के बाहर रहकर चलाना मुश्किल है, उसे केजरीवाल जेल से कैसे चला पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। मेरी जानकारी है कि अगर जेल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन तक 48 घंटे तक इस्तीफा नहीं दिया तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उनसे इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं और हो सकता है ये एक बड़ा लीगल बैटल बन जाए। लेकिन केजरीवाल के मामले में कांग्रेस एक अलग तरह की मुसीबत में है। कांग्रेस के नेशनल लीडर केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में कांग्रेस के नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, इसे ठीक बता रहे हैं। कल प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सब ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या बताया था। आज सुबह खबर आई कि राहुल गांधी केजरीवाल के परिवार से मिलने उनके घर जाएंगे, लेकिन वो गए नहीं। इसके बाद राहुल गांधी ने खड़गे के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें केजरीवाल के बारे में एक लफ्ज नहीं कहा। हालांकि दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, लेकिन पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने केजरीवाल के खिलाफ एक्शन को सही ठहराया। कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, आम आदमी पार्टी के लोग करप्शन को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहते थे। भगवंत मान ने कई इश्तहार दिए,
बताया था करप्शन के केसेस में उनकी सरकार ने 300 लोगों को पकड़ा है। अब भगवंत मान को इन पोस्टर्स में केजरीवाल का नाम भी जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि वो भी करप्शन के मामले में पकड़े गए हैं। रवनीत बिट्टू ने कहा केजरीवाल ने जैसा शराब घोटाला दिल्ली में किया, वैसा ही शराब घोटाला पंजाब में हो रहा है और उसका सच भी जल्दी ही सामने आएगा। मान साहब से रिक्वेस्ट है भाई, ये बोर्ड हर जगह पंजाब में और देश में और हर टीवी चैनल पे ऐड दें भी। अब 300 नहीं, अरविंद केजरीवाल जी 301 नंबर पे वो पकड़े गए हैं सबसे बड़े घोटाले में, ये 301 लिखें। और आने वाले दिनों में जब ये केस आगे बढ़ेगा, क्योंकि सेम स्कैंडल उन्होंने, लिकर स्कैंडल यहां पे भगवंत मान साहब से और जो कैबिनेट से जहां हमारे चीमा साहब मंत्री थे एक्साइज मिनिस्टर, उनसे, तो ये फिगर फिर 301 से 302 हो जाएगी और 302 नंबर भी बड़ा अच्छा है। तो ये अब सब जगह बोर्ड पंजाब में और इसी तरीके से ऐड, क्योंकि आप तो ईमानदार लोग हो, सच्चाई है, ये तो पकड़े गए हैं अब वो, और भ्रष्टाचार में पकड़े गए हैं, उनकी जरूर ये पिक्चरें चलाएं। असल में कांग्रेस शराब घोटाले के केस में शुरू से ही कंफ्यूज्ड है, कभी हां कभी ना, कभी इधर कभी उधर। शराब घोटाले के बारे में आपको आश्चर्य होगा ये जानकर, पहली शिकायत कांग्रेस के नेताओं ने ही दिल्ली पुलिस से की थी। इसके बाद अजय माकन, संदीप दीक्षित, तमाम नेताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग की थी। लेकिन अब दिल्ली, गुजरात, गोवा और हरियाणा में कांग्रेस का केजरीवाल के साथ अलायंस हो गया। इसलिए अब कांग्रेस के नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी को बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। लेकिन पंजाब में उल्टी बात है, यहां कांग्रेस का केजरीवाल के साथ अलायंस नहीं हुआ, दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। इसलिए पंजाब में कांग्रेस के नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी पर तालियां बजा रहे हैं। कुल मिलाकर जिसको जहां जैसा सूट कर रहा है उसके हिसाब से बयानबाजी की जा रही है, कोई एक पॉलिसी नहीं है। लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी से इंडिया गठबंधन के नेता भी परेशान हो गए। आज ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव समेत इंडिया अलायंस में शामिल तमाम पार्टियों के नेताओं ने केजरीवाल के सपोर्ट में बयान दिए। इंडिया अलायंस की एक डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से इस मामले में दखल देने की गुजारिश की। अभिषेक मनु सिंघवी की लीडरशिप में इंडिया अलायंस के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। इन नेताओं ने इलेक्शन कमीशन से कहा, सरकार एजेंसियों का मिसयूज करके विरोधी दलों के नेताओं को जेल में डाल रही है, ये लोकतंत्र पर हमला है। चुनाव के वक्त इस तरह की कार्रवाई को रोकना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, इसलिए इलेक्शन कमीशन को इस मामले में दखल देना चाहिए। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता इस डेलीगेशन में शामिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी इस मांग को सपोर्ट किया। संजय राउत ने कहा कि जैसा रूस में होता है, जैसा चीन में होता है, वैसा भारत में हो रहा है, इसे लोकतंत्र नहीं कहते। तो आप एक सिटिंग मुख्यमंत्री को, डेमोक्रेसी में सिटिंग मुख्यमंत्री है, पहले हेमंत सोरेन जी को और अब केजरीवाल जी को आप जिस तरह से आपने अरेस्ट किया है, मुझे लगता है रशिया में ये हो रहा है, रशिया में, चाइना में, और जहाँ जहाँ तानाशाही के राज चलते हैं वहाँ इस प्रकार से काम वहाँ की सरकारें करती है। उसे हम डेमोक्रेसी नहीं मानते, ये तानाशाही है, ये जंगल राज है। शरद पवार ने कहा, एक दिन पहले जो हुआ उसकी साजिश पहले से ही चल रही थी, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है, इससे केजरीवाल के चुनाव में फायदा ही होगा। अखिलेश यादव ने भी कहा कि बीजेपी चाहे विपक्ष के जितने लोगों को जेल भिजवा दे, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये कोई नया तरीका नहीं है, ये समय बहुत बलवान है। हमने आपने तमाम किस्से सुने होंगे, समय से ज्यादा बलवान नहीं है, और समय आएगा जब बीजेपी को भी जनता सबक सिखाएगी। केवल जनता इंतजार कर रही है कब उसे वोट डालने का मौका मिल जाए, और केवल मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने से कुछ न्यूज को कंट्रोल करने से लोकतंत्र में इनकी जीत नहीं होने वाली है। ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो आवाज उठाना चाहते हैं उनकी आवाज दबाना चाहती है सरकार। और सच्चाई तो ये है
कि इनके पास जवाब नहीं है। ये कितने भी नेताओं को जेल भेज देंगे, लेकिन जनता को जेल नहीं भेज सकते। जनता इनको सबक सिखाएगी। शरद पवार ने कहा, एक दिन पहले जो हुआ उसकी साजिश कई दिन पहले से चल रही थी, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है। इससे केजरीवाल को चुनाव में फायदा होगा। आज पहली बार सरकार की तरफ से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केजरीवाल के बारे में बोले। राजनाथ सिंह ने कहा, केजरीवाल ने 9 बार ईडी के समन को इग्नोर किया, फिर राहत के लिए कोर्ट गए, कोर्ट ने राहत नहीं दी, इसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। इसमें सरकार का या बीजेपी का क्या रोल? असल में राजनाथ सिंह आज आपकी अदालत में मेरे मेहमान थे। शो की रिकॉर्डिंग के दौरान मैंने उनसे पूछा कि विपक्ष के नेता आरोप तो लगा रहे हैं कि सरकार ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल कर रही है, विरोधी दलों के नेताओं को जेल में डाल रही है। मैंने अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट का जिक्र किया तो राजनाथ सिंह ने डिटेल में जवाब दिया। उन्होंने कहा, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, यह मामला कोर्ट के सामने गया, फिर एजेंसी ने अपना काम किया, इसलिए बीजेपी को या सरकार को दोष देना ठीक नहीं है। मैंने पूछा, इंडिया अलायंस के नेता तो कह रहे हैं कि मोदी जी डर गए हैं, चुनाव से पहले विरोधी दलों के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया जाएगा। तो राजनाथ सिंह ने कहा, देखिए क्या होता है। राजनाथ सिंह का पूरा जवाब तो आप सुन पाएंगे कल रात 10 बजे आपकी अदालत में, लेकिन इस जवाब की एक छोटी सी झलक आपको अभी दिखा देता हूं। चुनाव से पहले एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में भेजकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा जुल्म किया है। नहीं तो ये हम लोगों से क्यों सवाल पूछा जाना चाहिए? भाई आपकी सरकार है। नहीं, हम लोगों ने जेल नहीं भेजा है। उनके खिलाफ तो जो इंक्वायरी चल रही थी, जो ईडी इंक्वायरी कर रही थी, उन्हें चार्जेस फ्रेम किए। और जहां तक मेरी जानकारी है, उसके पहले 9 सम्मन भी भेजे गए थे कि आप अपना समय दीजिए, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, क्या तथ्य हैं क्या नहीं है। लेकिन उन्होंने समय ही नहीं दिया। और स्वयं ही कोर्ट गए थे, हम लोग भी कोर्ट नहीं गए थे। अब समय नहीं दिया तो उनको उठा के ले गए? नहीं, उठा के ले गए, हम लोगों ने नहीं भेजा, हम लोगों ने नहीं भेजा। अदालत ने ही उनको रिलीफ नहीं दी। अभिषेक मनु सिंघवी तो बहुत बड़े वकील हैं, राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं, आप जानते हैं उन्हें अच्छी तरह से। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि अरविंद केजरीवाल को रिलीफ दे दीजिए, उन्हें जेल से छोड़ दीजिए, वरना जिस दिन चुनाव हो रहा होगा, आखिरी दिन वोट डाला जा रहा होगा, तो सारे के सारे विरोधी दलों के नेता जेल में होंगे। पता नहीं किस आधार पर उन्होंने कहा। अब देखिए क्या होता है 2 महीने। और मैं समझता हूं कि इस अपराध बोध से वह क्यों ग्रसित हैं, यह बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि वो भी जेल चले जाएंगे, क्योंकि सरकार ने जेल नहीं भेजा इनको। माने मोदी जी ने जेल भेज दिया होगा और किसी ने जेल भेज दिया होगा, ऐसा नहीं हुआ है। ईडी ने उनसे कुछ क्वेरीज करनी चाहिए, उनसे कुछ सवाल पूछने थे, सम्मन दिया कि आइए बैठिए, आपके साथ हम बात करना चाहते हैं। 9 बार समय नहीं दिया, फिर वो कोर्ट में गए कि कोई न कोई रिलीफ मिल जाए, हमको जेल न जाना पड़े। अब कोर्ट ने ही रिलीफ नहीं दी। आप ये कहेंगे कि कोर्ट के ऊपर हम लोगों ने प्रेशर बिल्डअप कर दिया। नहीं, वो कहते हैं कि ये ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं और अरविंद केजरीवाल अकेले ऐसे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं, उन्हें हरा सकते हैं, इसलिए उन्हें इलेक्शन से पहले भेज दिया। बड़े से बड़े लोग जो है मोदी जी को चैलेंज नहीं कर पाए, ये क्या करेंगे? अब केजरीवाल ईडी के रिमांड में हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और उनका केस कानून की अदालत में तो चलेगा, कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन आपकी अदालत में राजनाथ सिंह ने कई और बड़े खुलासे किए। क्या कांग्रेस का खजाना खाली है? क्या नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं? क्या चुनाव जीतने के बाद मोदी संविधान को खत्म कर देंगे? क्या बीजेपी चुनाव इसलिए जीतती है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जाती है? क्या आने वाले चुनाव में मोदी की गारंटी चलेगी? क्या राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे जाएंगे? क्या राहुल गांधी की न्याय यात्रा से कांग्रेस को फायदा होगा? इन सारे सवालों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
डिटेल में जवाब दिए। राजनाथ सिंह ने आपकी अदालत में पहली बार अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की, काफी खुलकर बात की, और एक वक्त तो ऐसा था जब उनकी आंखों में आंसू आ गए। राजनाथ सिंह के साथ आपकी अदालत का यह स्पेशल शो आप देख सकेंगे कल रात 10 बजे। प्लीज वेलकम भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए, हमारे पास रेल का टिकट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, मैं तो किसी को 2 रुपए भी नहीं दे सकता। ऐसा आप लोग मानते हैं क्या? आप कोर्ट जाते क्यों नहीं है? जाते हैं लेकिन रिलीफ नहीं मिलता। आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, जनता में जाइए, जनता का समर्थन हासिल करिए। जनता के पास जाते हैं, वो कहते हैं जनता में वोट देती है, लेकिन ईवीएम में वो वोट बीजेपी को आ जाता है। जिन राज्यों में वो चुनाव जीत जाते हैं वहां ईवीएम ठीक रहती है। आप ही उनको भी बताइए, करें तो क्या करें, इतनी कमजोर हो गई ऑपोजिशन। नहीं, उनको समझाने की क्षमता हमारे पास नहीं है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। कल सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इनकम टैक्स द्वारा कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज करने का आरोप लगाया था। आज एक बार फिर कांग्रेस के नेताओं ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई को एक बड़ा इशू बनाने की कोशिश की। कई राज्यों में कांग्रेस के अलग अलग नेताओं ने इस मुद्दे पर बयान दिए। हिमाचल में चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह सुक्खू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिग्विजय सिंह, शशि थरूर, सचिन पायलट, केसी वेणुगोपाल, तमाम नेताओं ने कहा कि मोदी कांग्रेस को चुनाव लड़ने से रोकना चाहते हैं, इसलिए सरकार के इशारे पर कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए हैं। रायपुर में कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने सरकार पर यही इल्जाम लगाया। जो बीजेपी की सरकार दिल्ली में कर रही है, हमारे खातों को सीज किया गया है, हमारे पैसों को रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि कांग्रेस पार्टी प्रभावी चुनाव ना लड़ सके। संसाधनों का टोटा लगाकर, बैंक अकाउंट फ्रीज कर कांग्रेस के, युवक कांग्रेस के, एनएसयूआई के 1994 का कोई नोटिस, उसकी आड़ में कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज कर देना, लगभग 125 करोड़ जो जनता का पैसा हमारे पास है चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव अभियान चलाने के लिए, कैंपेन करने के लिए, इश्तेहार देने के लिए, यातायात करने के लिए, वो सब सरकार ने रोक दिए हैं। और जिस इलेक्शन बॉन्ड से, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया है, उस इलेक्शन बॉन्ड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए भाजपा के खातों में जमा है, उस पर कोई एक्शन नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई सीजर नहीं। तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बन रही है। ये भाजपा केंद्र सरकार की एक षड्यंत्रकारी नीति है, जहां वो विपक्ष के रास्ते में अड़ंगे लगा रहे हैं और अनैतिक, असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से कांग्रेस के खातों को सीज कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इस बार आपकी अदालत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मेरे मेहमान हैं, तो मैंने राजनाथ सिंह से पूछा था, क्या वाकई में कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं? क्या वाकई में कांग्रेस के पास रेल का टिकट खरीदने के पैसे भी नहीं बचे? क्योंकि कांग्रेस के नेता बार बार कह रहे कि नरेंद्र मोदी कांग्रेस से डर गए हैं, तो मैंने इस पर भी राजनाथ सिंह से जवाब मांगा। तो राजनाथ सिंह ने कैसे रिएक्ट किया, ये डिटेल में तो आप कल देख सकेंगे, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा आपको अभी दिखाता हूं। कांग्रेस की शिकायत है कि इनकम टैक्स भी जरूरत से ज्यादा एक्टिव है। कांग्रेस पार्टी को 210 करोड़ का, सभी को सक्रियता के साथ अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। इनएक्टिव किसी को नहीं रहना चाहिए, सबको एक्टिव रहना चाहिए, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, सबको एक्टिव रहना चाहिए। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए। इनकम टैक्स की वजह से कांग्रेस की क्या हालत हो गई, इसका बयान राहुल गांधी ने किया है। उन्होंने कहा कि हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए, हमारे पास रेल का टिकट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, हमारे पास पोस्टर छपाने के पैसे नहीं है, मैं तो किसी को 2 रुपए भी नहीं दे सकता। ऐसा आप लोग मानते हैं क्या? देखिए, जनता ही नहीं मानती कि उनके पास 2 रुपये भी नहीं है, नहीं दे सकते। चुनाव आने वाला है, चुनाव के मौके पे एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी तो है ही है, उसके अकाउंट्स फ्रीज कर दें। कोई आरोप लगाता है कि आपने फ्रीज कर दिया, मान लीजिए फ्रीज हो गया, किसी एजेंसी ने फ्रीज कर दिया, तो आप कोर्ट जाते क्यों नहीं है? लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, क्यों नहीं जाते आप? जाते हैं लेकिन रिलीफ नहीं मिलता। क्या करेंगे? तो उसके लिए मैं क्या करूं? हमारी गवर्नमेंट क्या करे? मोदी जी क्या करें? देखिए, जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं दूसरी पार्टियों के, उनसे जब मैं बात करता हूं, वो कहते हैं कि मोदी जी बहुत सख्त हैं, अमित शाह बहुत सख्त हैं, लेकिन राजनाथ बड़े दयावान हैं, वो भी नहीं दया करते।
है ना, दयालु सभी हैं हमारे यहाँ। दूसरी चीज देखिए, ये करप्शन का जहां तक सवाल है, कहने को चाहे कोई कुछ भी कह ले, 10 वर्ष हो गए मोदी जी की लीडरशिप पे इस गवर्नमेंट के चलते हुए। कोई भी अपोजिशन का भी कोई व्यक्ति उंगली उठाकर किसी एक मिनिस्टर के ऊपर भी आरोप नहीं लगा सका करप्शन का। यह है हमारी गवर्नमेंट। राजनाथ सिंह तो इस मुद्दे पर सियासी बात की है, लेकिन इस पूरे मामले में तथ्यों को समझना जरूरी है। इनकम टैक्स के मामले में पहली बात तो यह है कि कांग्रेस का एक भी बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ। देश भर में कांग्रेस पार्टी के 100 से ज्यादा अकाउंट हैं, जिनमें अलग अलग जगह करोड़ों रुपए जमा हैं। इनमें से दिल्ली के 5 बैंकों के 11 अकाउंट से इनकम टैक्स ने अपने बकाया पैसे की रिकवरी की है। इन 11 अकाउंट को भी फ्रीज नहीं किया गया। इनकम टैक्स के रूल्स के मुताबिक पॉलिटिकल पार्टीज को एग्जेम्पशन मिलता है, लेकिन उसके लिए 4 कंडीशंस हैं। अगर इन शर्तों का पालन नहीं होता तो टैक्स पर कोई छूट नहीं मिल सकती। इनमें से एक शर्त है निर्धारित तिथि तक रिटर्न फाइल करना, टाइम पर अप्लाई करना जरूरी होता है। पहले कांग्रेस को सितंबर 2018 तक रिटर्न फाइल करने की तारीख दी गई थी। इसके बाद टाइम लिमिट को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2018 तक लिमिट कर दिया। तो भी कांग्रेस ने एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई नहीं किया, फाइल नहीं किया। जब फाइल किया तब तक टाइम लिमिट निकल चुकी थी और वो तारीख थी फरवरी 2019 की। दूसरी शर्त यह होती है कि पॉलिटिकल पार्टी किसी एक सोर्स से 2000 रुपए से ज्यादा कैश नहीं ले सकती, लेकिन कांग्रेस के अकाउंट में 14 लाख रुपए कैश जमा था और उसे दिखाया गया। इसलिए एग्जेम्पशन की जो शर्त थी उसका वायलेशन हुआ और सारा पैसा टैक्सेबल हो गया। तो भी अगर इसका 20% जमा करा दिया जाता है तो और बाकी के लिए केस फाइल कर दिया गया होता तो इनकम टैक्स के लिए अकाउंट से पैसा जब्त करने की नौबत ना आती। दूसरी बात ये, इनकम टैक्स के सोर्सेज बताते हैं कि जब कमलनाथ के यहाँ और मेगा इंजीनियरिंग के यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ी तो उसके कई लिंक कांग्रेस पार्टी के अकाउंट के साथ मिले, इसलिए दोबारा असेसमेंट करने का ऑर्डर दिया गया। इनकम टैक्स के जानकारों का कहना है कि जब यह असेसमेंट आएगा तो कांग्रेस के लिए इनकम टैक्स का अमाउंट बहुत बड़ा हो सकता है। और तीसरी बात है, 31 साल पहले के टैक्स पर सवाल उठाए गए। इसको लेकर जानकारी यह मिली कि इस पैसे पर टैक्स देने में कांग्रेस पार्टी के अकाउंट डिपार्टमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया और यह टैक्स इंटरेस्ट के साथ बढ़ते बढ़ते 53 करोड़ हो गया। इसके लिए भी नोटिस भेजा गया है। इसलिए यह कहना गलत है कि सरकार कांग्रेस को चुनाव लड़ने से रोकना चाहती है। वैसे भी इनकम टैक्स के रूल्स नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं बनाए। सारे नियम कानून पुराने हैं। जिस नियम के तहत कांग्रेस का पैसा जब्त किया गया है वो कानून भी कांग्रेस के जमाने में ही बना था। इसलिए जो हुआ उसके लिए दूसरों को दोष देना ठीक नहीं होगा। असली बात है कि लंबे समय तक देश में कांग्रेस की सरकार रही, इसलिए कांग्रेस के नेताओं ने कभी इस बात की फिक्र नहीं की कि रिटर्न फाइल किया या नहीं। न उन्होंने इस पर ध्यान दिया, न किसी ने नोटिस भेजा। लापरवाही तो हुई, लेकिन अब वक्त बदल गया है। सरकारी डिपार्टमेंट एक्टिव हैं। इनकम टैक्स, जीएसटी या दूसरे डिपार्टमेंट पूरी तरह डिजिटाइज्ड हो चुके हैं। जमाना बदल गया, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का रवैया नहीं बदला। इसी चक्कर में गड़बड़ी हुई। लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस के सियासी बयानों का जवाब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिटेल में दिया है। राजनाथ सिंह का पूरा जवाब आप सुन पाएंगे आपकी अदालत में कल रात 10 बजे। प्लीज वेलकम भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ जी, जब से अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया है, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। हम लोगों ने तो जेल भेजा नहीं है। और जहां तक मेरी जानकारी है उसके पहले 9 संबंध भी भेजे गए थे कि आप अपना समय दीजिए, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने समय ही नहीं दिया। अब समय नहीं दिया तो उनको उठा के ले गए। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। इस बार लोकसभा चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा लगाया है।
इसको लेकर विरोधी दलों के नेता बार बार सवाल उठाते हैं। कोई कहता है कि बीजेपी डर गई इसलिए 400 पार की बात कर रहे हैं, कोई कहता है अति आत्मविश्वास है, कोई कहता है ये बीजेपी के नेताओं का अहंकार है। तो आपकी अदालत में राजनाथ सिंह से मैंने 400 पार के नारे के बारे में पूछा। राजनाथ सिंह ने बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया। इस जवाब की एक झलक आपको अभी दिखाता हूं। राजनाथ जी, चुनाव आ रहा है, मोदी जी कहते हैं 400 पार, अमित शाह कहते हैं 400 पार, आप कहते हैं 400 पार, तो डरा रहे हैं विरोधी दलों को कह के तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी अब? नहीं, हम जनता के बीच जैसा माहौल है उसे देखते हुए हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। एनडीए को 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त होगी। और हम लोगों का जो असेसमेंट है और जनता का, और असेसमेंट निराधार नहीं है, जनता के मूड को देखते हुए हमारा ये असेसमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी 370 सीटों से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। राजनाथ जी, चुनाव हुए नहीं, वो डले नहीं और बता दिया कि अनुमान, मैंने कहा ना, हमारा विश्वास है और मुझे विश्वास है कि जनता हमारे विश्वास को टूटने नहीं देगी। अब तक नहीं टूटने दिया है तो आगे कैसे जनता टूटने देगी? इस विश्वास के बारे में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा कि ये हर रोज 400 सीट का दम भरने वाली अहंकारी बीजेपी असल में आने वाले चुनाव परिणाम से डरी हुई है, इसलिए इतने ज्यादा जोर से बोल। नहीं, मैं विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर मैं कहता हूं कांग्रेस के अध्यक्ष जी से कि हम लोगों का यह संकल्प है और जनता के प्यार और जनता के समर्थन को देखते हुए कि हम निश्चित रूप से हमारी एनडीए 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। विनम्रतापूर्वक मैं कह रहा हूं, दम्भ के साथ नहीं बोल रहा हूं। आप तो पूरे देश में घूमते हैं, तो जनता समझना चाहते हैं कहां से आएंगी। जैसे उत्तर प्रदेश है, अब इसमें 62 सीटें तो पिछली बार जीते थे, अब इससे ज्यादा क्या सीटें जीतेंगे? इस बार 78 जीतेंगे। राजनाथ सिंह चुनाव के अलावा आपकी अदालत में हर मुद्दे पर बोले, खुलकर बोले। डिफेंस के बारे में, क्या पीओके पर कब्जा मिल जाएगा? सरहद पर इतनी हलचल क्यों है? क्या चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया? क्या मोदी चीन से डरते हैं? राजनीति के बारे में बोले, क्या मोदी ने लोकतंत्र का गला घोट दिया? क्या राजनाथ सिंह अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं? और एक खास बात यह हुई कि आमतौर पर राजनाथ सिंह अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बोलते, कुछ नहीं बताते, लेकिन आपकी अदालत में राजनाथ सिंह ने अपने परिवार के बारे में, सियासत के शुरुआती दौर के बारे में, संघर्ष के बारे में खुलकर बात की। और एक मौका ऐसा आया जब आपकी अदालत में अपनी मां को याद करके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आंखें भर आई, वो इमोशनल हो गए। राजनाथ सिंह के साथ आपकी अदालत का ये स्पेशल शो आप देख पाएंगे कल रात 10 बजे। प्लीज वेलकम भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जब आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो आपने अपने बेटे का टिकट काट दिया था। पंकज आए, बहुत दुखी हुए, अपनी माँ से जाकर कहा, तो माँ आई, उनकी हमसे भिड़ गई। मैंने कहा कि मैं अपने हाथ से अपने बेटे को टिकट नहीं दूंगा। मैं कहा पापा आप नहीं चाहेंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आंखों में आंसू थे। आप कुछ नहीं करते परिवार के लिए, उसके बावजूद राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया परिवारवाद के बारे में, वंशवाद के बारे में, तो उन्होंने उस पत्रकार को डांटा, उससे कहा कि आप अमित शाह से पूछो उनके बेटे क्या करते हैं, राजनाथ सिंह से पूछो वो अपने बेटे के लिए क्या करते हैं। भगवान राम नहीं बचे तो मैं कैसे बचूंगा? पीठ पीछे कोई ना बात करे, जिसको बात करनी हो सामने आके बात करे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे।